और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 द्वारा जो माह जनवरी के जो आपके असाइनमेंट नंबर 6 लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं का जो आपका विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो आपका असाइनमेंट है इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर टाइप करके रखा है। सभी क्वेश्चनों का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 20 में से 20 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कक्षा 12वीं के सभी विषय के असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, बजट के क्या उद्देश्य है, यानी कि जो सरकारी बजट होता है उसके क्या उद्देश्य है और उसका हमें अर्थ भी यानी बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया था कि राइट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो देखिएगा इसका आंसर, बजट का आशय भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों का और आगामी वर्षों के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये बजट होता है, अब इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी कि जो सरकारी बजट होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है, आर्थिक विकास एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है, इसलिए बजट का उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना होता है। ये बजट का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा देखिए, आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित आवंटन, सरकार अपनी बजटीय नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उपलब्ध संसाधनों के आवंटन का प्रयास करती है। ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। नंबर तीसरा दिया गया है, देखिए आर्थिक स्थायित्व, अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मंदी के चक्र आते रहते हैं। जो आर्थिक स्थायित्व होता है उसमें क्या तेजी और मंदी क्या होती है, चलती रहती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो सरकार बजट का क्या है, बजट बनाती है, अर्थात अपने व्ययों में कमी लाती है तथा करों में वृद्धि करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। इस तरीके से सरकार बजट बनाती है। फिर आता चौथा रोजगार। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भारत जैसे देशों में जहां बेरोजगारी की समस्या है वहां बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। इसका भी ध्यान रखा जाता है बजट में। क्वेश्चन दूसरा था कि बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजटरी प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, बजट भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो देखिए बजट की तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। तो बजट बनाने के पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमति आय व्यय के लेखे मांगती है। ठीक है, तो देखिए बजट, उसके बाद बजट की तैयारी की जाती है, तैयारी के बाद बजट पेश करना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, देखिए बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता यह प्रभावी नहीं माना जाता। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर सामान्य बहस होती है, तो जनरल डिस्कशन, वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा क्या सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। फिर मतदान होता है, वोटिंग होती है। तो वोटिंग देखिए यहाँ पर बजट पर सामान्यतः बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। फिर आता है विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोप्रिएट बिल। तो बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृत के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इस तरीके से पूरे ये प्रोसेस होती है जो आपकी जो वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि घाटे का बजट क्या है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। ये आपकी शब्द सीमा रहेगी 75 से 100 शब्दों के बीच में। तो देखिए घाटे का बजट क्या है। तो देखिए घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह बजट घाटे का बजट कहलाएगा।
तो देखिए राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना है। इस प्रकार सरकारी खातों में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग जिससे सरकार के उपभोक्ता व्यय के एक की विपत्ति आपूर्ति की जा सके। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रातः राजस्व घाटा बराबर आपको होता है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, ये आपके राजस्व घाटे का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रातः आपका राजकोषीय घाटा, तो बजट में राजकोषीय घाटा घाटे का एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय की अधिक होना है, कुल व्यय का अधिक होना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। प्रातः प्राथमिक घाटा, तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान और घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, यह सकल प्राथमिक घाटा कहलाता है। निवल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होती हैं, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थात सकल प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, भुगतान व्यय, प्रातिदिक निवल प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा और ब्याज प्राप्तियां, इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंक के 4 हैं, शब्द सीमा 75 से 100 शब्द है, ठीक है। तो देखिए आपको हो जाएगा संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर बताना है। देखिए बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलित कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे का तथा खर्चे से राजस्व अधिक होने पर बजट होता है वो क्या फायदे का होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे दिया गया पूर्ण आंसर कि घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों से धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है, अर्थात आरक्षित धन को कम करता है। इसके विपरीत जो बजट के मामले में बेकार से सार्वजनिक ऋण कम होता है या सरकार के एकत्रित कोषों में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो बचत के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में जितना धन लगाएगी उससे अधिक धन प्राप्त कर लेती है। बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। इसलिए मुद्रास्फीति के समय बजट को अपनाना चाहिए, यानी कि बचत के जो बजट होता है उसे हमें अपनाना चाहिए। 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया गया था कि बजट के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं समझाइए। सब सीमा 75 से 100 रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बजट एक्सप्लेन। तो देखिए बजट के प्रमुख अंग के बारे में हमें बताना है। तो पहला आपको हो जाएगा सार्वजनिक आय, यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। प्रातः आपका सार्वजनिक व्यय, पब्लिक सपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका आता है सार्वजनिक आय। देखिए सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकार व्यय के लिए आवश्यक हैं। सार्वजनिक आय 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है आपका चालू आय प्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि कर, फीस, सरकारी उद्यमों की आय इत्यादि। सेकंड होता है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। इसमें आता है सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान इत्यादि, ठीक है। फिर आता है सार्वजनिक आय के कर साधन, तो टैक्स सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो इसमें आते हैं आपके कर, यानी कि टैक्स एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, तो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान एक ही बार में किया जाता है तथा वे एक ही व्यक्ति उनका भुगतान करते हैं जिन पर वह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आय कर ये प्रत्यक्ष कर है, निगम कर, संपत्ति कर और मृत्यु कर आदि ये क्या है, प्रत्यक्ष कर हैं। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात करें, जो कोई इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान दूसरे व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, आयात एवं निर्यात कर और उत्पादन कर आदि। फिर आता है सेकंड जो आपको आता है सार्वजनिक आय के गैर कर साधन। तो इनको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। शुल्क फीस से यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। पीडीएफ अगर इसकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लाइसेंस तथा परमिट सभी यहाँ पर दिए गए। सरकारी उद्यमियों से आय, ठीक है। फिर सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ से नोट कर लीजिए। फिर आता है विकासात्मक व्यय, तो यहाँ से आपका डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है गैर विकासात्मक व नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो इससे आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुका है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका कक्षा 12वीं का जो आपका अर्थशास्त्र का असाइनमेंट था 6, उसका सॉल्यूशन बता दिया जनवरी माह का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।